गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है लिक्विड्स की, ठीक है, जिसमें से 6 प्रॉपर्टीज़ के नाम हमने बताए थे: सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नेम्ड एज सरफेस टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन देखो क्या होता है। बेसिकली सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जो बेसिकली होती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम बोलते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड से तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है लिक्विड्स में, लेकिन गैसेस के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। तो बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, इसकी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही क्या है, इस प्रॉपर्टी का अराइज हुआ है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, अब क्या कहता है कि सरफेस टेंशन है क्या एक्चुअली? अगर हम मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखें, इन बिटवीन मॉलिक्यूल को, या फिर ऐसा बोलते हैं जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है या फिर जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, दोनों का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल आपका बल्क में प्रेजेंट है, उन दोनों का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। हमने उसके लिए क्या किया, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए। एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया ए जो बल्क में है, और एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया बी जो किस पे है, सरफेस पे है। ठीक है, पहले हम ए मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं जो बल्क में है। जो मॉलिक्यूल बल्क में होगा किसी भी लिक्विड का, उसको हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। देखो ए में क्या है, जो ए मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसको लेफ़्ट में भी राइट में भी दोनों तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है वो किस कंडीशन में है, बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन में है। उसका हर फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड। अगर कोई फोर्स लेफ़्ट में लग रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स राइट में भी लग रहा है। ठीक है, वही ऑन द अदर हैंड अगर हम बी मॉलिक्यूल की बात करें, जो बी मॉलिक्यूल किस पे है, सरफेस पे है, उसमें क्या है, देखो लेफ़्ट राइट वाला तो केस ठीक है, यहाँ दिखाया भी हुआ है, जितना फोर्स लेफ़्ट में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट में भी लग रहा है। बट अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है लेकिन अपवर्ड फोर्स नहीं है। यानी कि इस बात को ऐसे कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसा कि इसमें बी से दिखाया है, वो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, या फिर ऐसे कहो कि वो अंडर सम टेंशन है, कि बी मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड फोर्सेस बी मॉलिक्यूल्स पे लग रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसको अंडर सम टेंशन है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। द अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड, कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंड टू ड्रॉ द सरफेस मॉलिक्यूल इनटू द बॉडी ऑफ द लिक्विड। ये डाउनवर्ड फोर्स क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को जो सरफेस पे है उसे अंदर की तरफ खींचेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा, मिनिमम होने की कोशिश में रहेगा, कि सरफेस एरिया किसी भी लिक्विड का क्या रहे, मिनिमम रहे। और इसी वजह से जो हमारी ड्रॉप्स हैं, लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल इन शेप होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी, बेसिकली यही अनबैलेंस्ड फोर्सेस एट द सरफेस, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि सरफेस टेंशन क्या है, क्यों है, ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि जो बी के नीचे के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर बी तो क्या है, सरफेस पे, और बी से जो नीचे मॉलिक्यूल आएंगे सारे, वो इस बी को क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर क्योंकि अपवर्ड बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सरफेस टेंशन दिखा रहा है। सरफेस का मॉलिक्यूल है और अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, कुछ टेंशन के अंडर है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन। ये तो थ्योरेटिकल मीनिंग है। अगर हम डेफिनेशन देखें प्रॉपर, तो डेफिनेशन क्या है सरफेस टेंशन की,
Surface tension of a liquid is defined as the force acting at right angles to the surface, कि सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको हम कैसे कंडीशंस में बोल रहे हैं कि राइट एंगल पे, सरफेस के राइट एंगल पे कितना फोर्स लग रहा है अलोंग 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस। कि आपने क्या किया, सरफेस 1 सेंटीमीटर ले लिया, सपोज़ मैंने ऐसे माना कि 1 सेंटीमीटर सरफेस ले लिया, इसके राइट एंगल पे जब हमें सरफेस टेंशन देखनी है तो हम कैसे देखेंगे कि राइट एंगल पे कितना फोर्स लग रहा है बेसिकली पर सेंटीमीटर। एक बात और हमने बोली है पर सेंटीमीटर लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ पे राइट एंगल्स पे कितना फोर्स लग रहा है, बेसिकली वही हमारी क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो अगर यूनिट्स की बात करें तो सरफेस टेंशन की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन क्योंकि फोर्स की होती है सीजीएस सिस्टम में, और अलोंग 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएंगी, डाइन पर सेंटीमीटर और न्यूटन पर मीटर एसआई सिस्टम में। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि जो सरफेस ऑफ ए लिक्विड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन। जो सरफेस एरिया है लिक्विड का वो कोशिश करेगा कि क्या रहे, मिनिमम रहे, और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, इसीलिए लिक्विड ड्रॉप्स कैसी होती हैं, स्फेरिकल। ये तो है सरफेस टेंशन। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ वही मॉलिक्यूल एग्जिबिट करते हैं जो सरफेस पे होते हैं, क्योंकि वो अंडर सम अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एराइज कर रही है। नेक्स्ट टर्म आती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, देखो, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अभी हमने क्या बोला कि सरफेस टेंशन होने की वजह से सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम रहता है, सरफेस एरिया कम से कम होने की कोशिश करता है। तो अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है एक्चुअली जो होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इनवर्ड पुल। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये कोई सरफेस है और ये सरफेस पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, कि ये कोई सरफेस है, सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है, इनवर्ड की वजह से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर हमें सरफेस एरिया एज इट इज़ मेंटेन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट दिस इनवर्ड पुल, कि इसको अंदर जाने से और सरफेस एरिया मिनिमम होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, उस चीज़ को हम कैसे समझ रहे हैं, देखो हमने एक सॉप फिल्म ले ली, सॉप सॉल्यूशन ले लिया, उसकी एक फिल्म ले ली जिसको रिप्रेजेंट कर लिया हमने ABCD से, ये रहा ABCD। ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल पे, सरफेस के मॉलिक्यूल पे सरफेस टेंशन लगेगा तो सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहेगा। तो हमें सरफेस एरिया एक्सपैंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो फिल्म थी, CD वाला पार्ट था, ये मूवेबल है, और इसको वर्क करके फोर्स लगा के क्या किया, EF की तरफ हमने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, हमने एक ABCD फिल्म ली और हमने क्या किया, बाहर से फोर्स लगाया, सर डैट की जो CD वाला पोर्शन है उसकी पोजीशन को मूव करके हम किस पे ले आए, EF पे। देन सम वर्क हैज़ टू बी डन सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क इन अर्थ, CGS सिस्टम की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड द सरफेस बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही बेसिकली क्या है, आपकी सरफेस एनर्जी है। ठीक है, सरफेस टेंशन तो क्या थी, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स पर सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, और सरफेस एनर्जी क्या है कि आपको कितना वर्क करना है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सिंपली मैं बोल सकती थी इस चीज़ को ऐसे बोल सकती थी, वर्क डन, खाली वर्क लिखो या वर्क डन लिखो एक ही बात है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम वर्डिंग्स में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम वर्क को खोल दें तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ या फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। फोर्स की यूनिट हो गई डाइन, लेंथ की यूनिट हो गई सेंटीमीटर, और एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो सरफेस एनर्जी की यूनिट्स बेसिकली क्या आ जाएंगी, डाइन पर सेंटीमीटर, और यही यूनिट किसकी थी, सरफेस टेंशन की। तो ऐसा कहा जा सकता है
कि जो सरफेस टेंशन है जिसको आप गामा से रिप्रेजेंट करते हो और सरफेस एनर्जी एक जैसी ही चीज़ है, लेकिन थ्योरेटिकल डेफिनेशन दोनों की अलग है। उसको डिफाइन करते थे फोर्स एक्टिंग along 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है, वर्क इन अर्ग्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्या किया हमने, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन को, जिसकी यूनिट्स हमारी क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट टेबल में आपको बहुत सारे लिक्विड्स की सरफेस टेंशन दी हुई है। हर लिक्विड की ये प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स होती है। स्टार्टिंग में बोला था हमें स्पेसिफिक लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो इस टेबल में क्या कर रखा है, बहुत सारे लिक्विड की सरफेस टेंशन आपको बता रखी है। लाइक वाटर की दे रखी है, वाटर की वैल्यू कितनी है 72.8, क्लोरोफॉर्म की वैल्यू कितनी है 27.1 डाइन पर सेंटीमीटर में, और ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ किस में है, न्यूटन पर मीटर में। ये सारी वैल्यूज़ 20 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी हम देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है सरफेस टेंशन का, और अगर हम टेम्परेचर का देखें, सरफेस टेंशन वर्सेस टेम्परेचर अगर हम देखें तो रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसका रीज़न भी देखना है, क्यों, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा होता ना कि अगर ये लिक्विड स्टेट है, सपोज मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर टेम्परेचर हम क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, ऐसा होगा। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या था, सरफेस टेंशन, अनबैलेंस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द सरफेस, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, विच मीन्स जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो अब जैसे इसने क्या किया, रेफरेंस देखें तो वाटर की दिखा रखी है आपको अलग अलग टेम्परेचर पे। अगर मैं वाटर की वैल्यूज़ देखें सरफेस टेंशन की 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैल्यूज़ कितनी है 72.75। टेम्परेचर बढ़ाया, वैल्यू हो गई 69 पॉइंट। टेम्परेचर बढ़ाया 60 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू हो गई 66। 72 से 69, 69 से 66, और 66 से वैल्यू कितनी आ रही है 62.61। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद क्या है, इट वॉज, एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये देखा कि सरफेस टेंशन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को फॉलो करेगा, ठीक है। तो लीनियरली मतलब होता है जैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप या इन्वर्स रिलेशनशिप में जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन घटेगा। तो जो गामा है वो टेम्परेचर के लीनियरली डिपेंडेंट है। और एक इक्वेशन और थी इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, इक्वेशन क्या थी, गामा इंटू एम बाई रो रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू के टी सी माइनस टी। अब टी सी क्या है इस इक्वेशन में, टी सी है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। हालांकि क्रिटिकल टेम्परेचर की बात यूनिट 2 में करते हैं जहाँ क्रिटिकल फिनोमिनास पढ़ाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, 2-3 तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे एट विच गामा इज इक्वल्स टू 0, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है 0, वो टेम्परेचर क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। या फिर ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की वो ये है, अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। दोबारा से बोलते देखो, द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर है
तो उस गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम तो यही बात लेके चल रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है जहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो ये रिलेशनशिप दे रखा है, गामा तो सरफेस टेंशन है, m मॉलिक्यूलर मास है लिक्विड का, ρ डेंसिटी है, k कांस्टेंट है, Tc क्रिटिकल टेम्परेचर है और T वो टेम्परेचर है जिस पे आप सरफेस टेंशन नोट कर रहे हो। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है ये साइंटिस्ट ने दिया हुआ है विच स्टडीज़, जिसने क्या स्टडी किया कि जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारे इसके नॉर्मल मीनिंग हैं। अब देखो क्या बोलता है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट और आया रामसे एंड शिल्ड, जिसने ये देखा कि जो गामा m/ρ 2⁻³ है वो 0 हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे आप सरफेस टेंशन नोट कर रहे हो वो टेम्परेचर किसके बराबर हो जाए, Tc-6 के। यानी कि अगर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से 6 कम रख दिया जाएगा तो जो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला पैरामीटर है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या आ गई, गामा